अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। नॉवल असीरे जहां की एपिसोड 41 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है हया खान ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए नॉवल की तरफ चलते हैं। आप बहुत खूबसूरत हैं, शहरोज उसका हाथ थामे बोला तो वो हल्का सा मुस्कुराई। वो अपने पहनावे से और हाथ में पहनी ब्रांडेड घड़ी पहने काफी अमीर शख्सियत लगा था उसे। थैंक्स, रोहा मुस्कुराती बोली तो वो उसका हाथ छोड़ता गहरा मुस्कुराया। मैं यारम के बैग में ही पढ़ता हूँ। हम दोनों की कुछ खास बनती नहीं, इसलिए आप भी उसे मेरे बारे में मत बताइएगा, उसे पसंद नहीं आएगा। वो उसे एहतियात से बताते हुए बोला, और वैसे तो उसे अच्छी तरह समझ आ गया था वो यारम से कभी जिक्र नहीं करेगी। मेरी क्लास का टाइम हो गया है, मैं चलती हूँ। वो बालों को कान के पीछे उड़सते हुए बोली तो शेज वन साइडेड मुस्कुराते एक तरफ होते जरा झुककर उसे जाने का रास्ता दे गया। तो वो बेअख्तियार मुस्कुराती वहां से आगे बढ़ गई। यारम सुल्तान, तूने मुझ पर हाथ उठाया था ना, तेरी वजह से मुझे रिस्ट्रिक्शन मिली थी। अब तुझे पता चलेगा शहरोज गाजी के बीच में आने का नतीजा। वो पुरसोच निगाहों से रोहा को देख रहा था। वैसे माल खूब छुपा कर रखा था तूने यारम, अच्छा है मेरी नजरों के सामने तो आया, वरना ये हुस्न मिस कर देता मैं। वो खबासा से अपना गाल खुजाते मुस्कुराते हुए बोला और वहीं से अपनी क्लासरूम की तरफ बढ़ गया। शीज और उसके ताल्लुकात बढ़ने लगे थे। वो उससे यूनी में तो ज्यादा नहीं मिलती थी यारम के डर से, लेकिन फोन पर वो उससे राब्ता रखने लगी थी। वो उसे महंगे महंगे तहाइफ दिया करता जो वो सबसे छुपा कर रखती। रात रात भर उससे फोन पर बात करती। जब एक रात सना बेगम किचन में गईं तो इन्हें रोहा के कमरे के बाहर से हंसी खिलखिलाहट की आवाज आने लगी। वो माथे पर शिकने डाले वक्त देखने लगी जो रात का 1 बजा रहा था। वो आगे बढ़ते रोहा का दरवाजा खटखटाने लगी तो वो बुरी तरह बौखलाई। रोहा, दरवाजा खोलो, वो संजीदगी से बोली तो वो हड़बड़ाई। हाथ से मोबाइल छूटते छूटते बचा जो उसे शिज ने दिया था। वो फौरन फोन कान से हटाते हुए फोन काटकर उसे ऑफ करते जल्दी से अपना छोटा फोन निकाल गई और हानम का फोन डायल पर लगाते दरवाजा खोल गई। अम्मी आप इस वक्त? रोहा घबरा कर बोली तो सना बेगम ने मशकूक नजरों से उसे देखा और कमरे में दाखिल हुई। तुम्हारे कमरे से इतना खिलखिलाने की आवाज क्यों आ रही थी? किसी से बात कर रही थी तुम? वो इधर उधर देखते बोली, एक बेटी की माँ थी, एहतियात तो बनती थी। अम्मी, वो मैं हानम से बात कर रही थी, उसको नींद नहीं आ रही थी ना, तो इसलिए उसने मुझे कॉल कर ली। वो जल्दबाजी में झूठ बोल गई थी। हानम से बात इस वक्त? दिमाग खराब है तुम्हारा रोहा, इस वक्त अच्छी बात नहीं होती, फोन बंद करो और लेटो सोने। सना बेगम गुस्से से बोली तो वो सर हिलाती उनके कमरे की अलमारी में रखते जाकर बिस्तर पर लेटी। सना बेगम ने एक बार फिर चारों तरफ देखा और दरवाजा बंद करती सुकून का सांस लेती सोने चली गई। पीछे वो भी गहरी सांस भरती आंखें बंद कर गई। रात का वक्त था। वो अपने कमरे में था जब उसने अपनी किताबों में से एक किताब निकाली। उसमें छुपा कर रखी रोहा की तस्वीर को देखा जिसमें वो काले रंग के सादा से सूट में दुपट्टा शानों पर फैलाए मुस्कुराकर नजरें झुकाए खड़ी थी। यानम ने उसकी तस्वीर को बगौर देखा और मुस्कुराते इस तस्वीर का रुख पलटा। कलम उठाते वो उस पर अपनी मोहब्बत की तहरीर रकम करता चला गया। मुद्दतों खुद की कुछ खबर ना लगे, मुद्दतों खुद की कुछ खबर ना लगे, कोई अच्छा भी इस कदर ना लगे, कोई अच्छा भी इस कदर ना लगे, और बस तुझे इस नज़र से देखा है जिस नज़र से तुझे नज़र ना लगे। इन लफ्ज़ों को शायरी में तहरीर करते उसने वो तस्वीर दोबारा पलटी और मुस्कुराकर एक नज़र देखते उसे वापस उसकी जगह पर रखते वो अपनी आंखें बंद कर गया। वो दिन रात मेहनत कर रहा था, पढ़ाई भी साथ लेकर चलना और फिर दो दो जॉब जिससे वो खबर साहब का सहारा बनते। रोहा की यूनी की फीस भी अदा करता था और अपने खर्चे भी निकालता था। उसके लिए बहुत मुश्किल होने लगा था। वो अपनी ख्वाहिशात को मारने लगा था सिर्फ रोहा के लिए ताकि उसकी ख्वाहिश को पूरा कर सके। और यूं ही दिन गुजरते जा रहे थे जब एक दिन क्लास छोड़कर वो और जावियार बैठे थे। जावियार की बात करते करते नजर सामने उठी तो वो माथे पर शिकने डालते यारम को देखने लगा। यारम, वो तुम्हारी कजन है ना? जावियार का कहना था और यारम ने पलटकर देखा। जब बगौर देखने के बाद यारम की नजरें उसी मंजर पर अटकीं। पहले हैरानी और फिर गुस्से का ज्वाला सीने में भरा था। सामने ही रोहा
बिना अबाए के, बिना सर पर दुपट्टा लिए, बाल खोले, खिलखिलाती हुई शिज के साथ कैंटीन की तरफ जा रही थी। शायद वो उसे देख नहीं पाई थी, क्योंकि यारम ने कभी कोई क्लास मिस ही नहीं की थी। वो अच्छी तरह जानती थी यारम पढ़ाई में कितना जुटा रहता था। यारम के लिए इस मंजर पर यकीन करना नामुमकिन था। वो तो अपाए में आई थी, वो कैसे इस तरह, और वो भी शिज जैसे इंसान के साथ। इस घटिया शख्स की निगाह ही कितनी गलीज थी, इससे कौन वाकिफ ना था। वो लम्हे में उठता उसकी तरफ बढ़ा तो जावियार भी हड़बड़ाता उसके साथ चला। यारम कैंटीन आया तो सामने नजर पड़ते ही यारम को लगा उसका सांस रुक गया हो। उसने बहुत कोशिश की वो मुकम्मल सांस भर ले, लेकिन सामने का मंजर ऐसा होने ही नहीं दे रहा था। रोहा उसके हाथों में हाथ दिए मुस्कुराती उससे बातें कर रही थी और वो उसकी उंगलियां सहला रहा था। रोहा की नजर गैर इरादी तौर पर उठी तो एक खौफ उसके जिस्म से लेकर रूह तक सराहित करता उसे झंझोड़ गया था। वो लम्हे में अपना हाथ छुड़वाते उठ खड़ी हुई। शिज उसके ऐसे उठकर खड़े होने पर हैरत से पीछे मुड़ा तो सामने नजर पड़ते उसके माथे के बल सीधे हुए। लेकिन यारम की नजरें तो रोहा पर टिकी थी। वो कैसे ऐसे कर सकती थी? वो तो अबाए में खुद को ढांप कर आई थी ना, तो फिर कैसे वो इस तरह तैयार हुई? दुपट्टे को गले में किसी पट्टे की तरह छोड़े वो ऐसी बन ठन कर खड़ी थी। किसके लिए? शहरोज गाजी के लिए। यारम की शिकवा किनार नजरों को महसूस करते रोहा से सर उठाना मुश्किल हुआ था। नजरें उससे होती शिज पर गईं, जो हल्की सी मुस्कान के साथ उसी को देख रहा था। यारम आगे बढ़ता नजरों में शोलों सी तपिश लिए उसका गिरेबान जकड़ता उसके मुंह पर मुक्का मारता उसे टेबल पर फेंक गया, जो बुरी तरह से गिरा था। रोहा एक चीख के साथ एक कोने में होती मुंह पर हाथ रख गई थी। आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसके ऊपर होते यारम ने कई पे दय पे मुक्के मारे थे कि शिज ने होश में आते उसका हाथ थामा और एक मुक्का उसके मुंह पर मारा तो यारम के मुंह से खून के कतरे गिरे। जावियार खामोश खड़ा देख रहा था। वो सारा मामला समझ चुका था। एक नफरत भरी अचुटती निगाह उसने रोहा पर डाली थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसका हाथ पकड़ने की? मैं तुझे जान से मार दूंगा। यारम गुस्से से चीखते उसके पेट में अपना घुटना मार गया था और वो इस वक्त बहुत जुनूनी हुआ था, वरना शहरोज गाजी उससे मात खाए ये नामुमकिन था। शहरोज ने तकलीफ से आंखें मीचते यारम के पेट में मुक्का मारा तो वो दूर जाकर गिरा। मोहब्बत करती है वो मुझसे, तू दूर रहे इस मामले से, तेरे लिए अच्छा होगा यारम। शिज घुरा कर कहते उठ खड़ा हुआ और उसके पेट में लात मारी तो जावियार ने आगे बढ़ते शहरोज के सीने पर हाथ रखते उसे धक्का दिया तो वो दूर जा गिरा। यारम तू ठीक है? उठ। जावियार ने उसे उठाया, जिसकी आंखें नम थीं। जावियार हैरानी से उसे देख रहा था। उसने यारम को पहली बार ऐसा टूटा हुआ देखा था। जावियार का दिल अजीब हुआ था, जबकि यारम की नजरें तो कोने में खड़ी थर थर कांपती रोहा पर थीं, जो आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। शिज ने अपने होंठों से खून साफ किया और मुस्कुराता उसे देखा। ये नागहानी आफत उसके लिए अच्छी साबित हुई थी। झूठ झूठ कह रहा है तू? वो जावियार को दूर करता उसकी तरफ बढ़ते उसका गिरेबान पकड़ते बोला तो शिज फखरिया मुस्कुराया, जबकि उसकी ये मुस्कुराहट यारम को आग लगा गई थी। वो हर दर्द भुलाए जुनूनी होता बुरी तरह उस पर चढ़ दौड़ा था। मुंह ही मुंह पर मुक्के मारते वो एक वहशी इंसान लग रहा था। इस वक्त के रोहा आंखें फाड़े उसे देखने लगी। उसने यारम के ये रूप कभी नहीं देखा था, बल्कि यहाँ मौजूद हर शख्स की नज़र में यारम सुल्तान एक बहुत डिसेंट और सादा इंसान था और आज वो एक वहशी जानवर लग रहा था। शिज के जबड़े बहता खून और सूजी आंख देख जावियार ने यारम को पकड़ते उससे दूर किया था, जो बुरी तरह से चीख रहा था। तू झूठ बोल रहा है, वो तुझसे मोहब्बत नहीं करती, झूठ बोल रहा है तू। उसकी जुबान पर सिर्फ यही अल्फाज थे जो वो बार बार दोहरा रहा था, जबकि शहरोज गाजी अधमुआ होते जमीन पर पड़ा था। यारम ने साथ खड़ी रोहा को देखा, जो कपकपाते उसी को देखती हल्के हल्के नफी में सर हिला रही थी। वो उसकी तरफ बढ़ा तो रोहा मजीद दीवार में सिमटने लगी और आंखें मीच गई। यारम का होंठ फटा था, जहां से खून बह रहा था। बाल बुरी तरह बिखरे थे। स्काई ब्लू शर्ट बुरी तरह से खराब हुई थी। सांस फूला हुआ था। यारम ने आगे बढ़ते सख्ती से उसकी कलाई थामी और उसे घसीटते हुए यूनी से लेकर वहां से निकलता चला गया। यारम प्लीज, अम्मी पापा को नहीं बताना। यारम प्लीज, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी दोबारा। वो रोते हुए उससे मिन्नतें कर रही थी, जिसका दिल चिकना चूर था। इस वक्त उसे समझ नहीं आ रहा था उसका दम
उसी वक्त क्यों नहीं निकला जब उसने रोहा को इस घटिया शख्स के साथ देखा था, जबकि उस लड़की को तो उसके दिल की जरा बराबर भी फिक्र नहीं थी। कितनी बेहिस और सफाक थी वो। यारम ने दरवाजा खोल दे अंदर कदम रखा तो हमेशा की तरह खबर साहब घर पर मौजूद ना थे, जबकि सना बेगम शायद इस वक्त किचन में मौजूद थीं। वो दरवाजा खुलते देख बाहर आई तो इस तरह रोहा को बिना अबाए देख और यारम की ये हालत देख उनके कदम और उनकी धड़कनें दोनों सुस्त पड़ी। जो ये मंजर बता रहा था वो सना बेगम कभी सुनना नहीं चाहती थी। यारम ने उसकी कलाई पकड़ते झटके से उनके सामने किया उसे, जबकि उसकी खुद की नजरें जमीन पर गड़ी थी। माफ करने आनी, मैंने वादा किया था आपसे कि मैं इसकी हिफाजत करूंगा, मगर नहीं कर सका। वो जिस दिल से ये बोला था सिर्फ वही जानता था। जबकि सना बेगम का हाथ दिल के मुकाम पर गया था। वो नफी में सर हिलाती, यारम को देखती और फिर रोहा को, जो खुद भी आंखें फाड़े उसे देख रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यारम सब बता देगा, वरना वो कुछ बोले और यारम ना माने, ऐसा कहाँ मुमकिन था। नहीं अम्मी, नहीं, झूठ बोल रहा है ये। मैं तो अपनी क्लास ले रही थी, ये ऐसे ले आया मुझे। वो हकलाते हुए जो मुंह में आया बोल गई। जबकि यारम का दिल जो टूट चुका था वो तो सिर्फ इसी पर मातम की ना था कि वो सच बोलती या झूठ, अब इससे क्या फर्क पड़ता था। सना बेगम ने हैरानी से रोहा को देखा था और कदम कदम उस तक आई थी। अबाया कहाँ है तुम्हारा, जो तुम पहन कर गई थी? सना बेगम के सवाल पर वो खामोशी से इन्हें देखे गई। समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। अम्मी, इसने बोला था कि अबाया उतार दो, अच्छा नहीं लगता, यूनी में ऐसे अबाया पहने रखना। वो फिर एक झूठ घड़ते हुए बोली तो यारम ने नजर उठाकर उसे देखा। क्या वाकई वो इतना भी गिर सकती थी? सना बेगम की आंख से आंसू टूटकर गिरा और उनका हाथ उठा था रोहा के गाल पर पड़ने वाले थप्पड़ पर। यारम ने अपनी आंखें मींची थी। अम्मी, मैं सच कह रही हूँ, आप अपनी बेटी पर यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ। ये इसने कहा था, बल्कि ये वहाँ खुद ना जाने किन किन लड़कियों से बातें करता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है अम्मी, ये शरीफ बनता है बस आपके सामने। वो गुस्से से चीखते हुए बोली तो यारम और सना बेगम ने हैरत से उसे देखा। सना बेगम के सामने अगर यारम भी ये अल्फाज बोलता तो शायद वो कभी यकीन ना करती। इन्हें यारम पर इस कदर यकीन था, जबकि अपनी बेटी की खुद गर्ज तबीयत से वो अच्छी तरह वाकिफ थी। रोहा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, सच बताओ मुझे क्या हुआ है, क्या कह रहा है ये यारम? वो गुस्से से उसे झंझोड़ते हुए बोली तो वो साफ सी इन्हें देखने लगी, लेकिन कुछ ना बोली। अपनी माँ का यकीन वो यारम पर देख चुकी थी। उसका सब कहना अब बेकार था। बोलो रोहा, मेरा दिल बैठा जा रहा है, बोलो क्या हुआ है? सना बेगम उसे फिर झंझोड़ कर बोली तो वो झटके से अपना बाजू छुड़वा गई। इसी से पूछने, आपका बेटा यारम जो हमेशा सच कहता है, जब इसी की बातों पर यकीन है तो मुझसे क्यों पूछ रही हैं? वो बुरी तरह चीखी थी कि सना बेगम ने हैरत से उसे देखा था और उसके मुंह पर एक और थप्पड़ मारा तो वो गाल पर हाथ रखे भीगी आंखों से इन्हें देखने लगी। इस घर से अगर तुम बाहर निकली तो टांगे तोड़ दूंगी मैं, चलो मेरे साथ। वो उसे घसीटते हुए उसके कमरे में ले जाने लगी, जो बुरी तरह झिट पटा रही थी। छोड़े अम्मी, मैंने कुछ भी नहीं किया है, वो झूठ बोल रहा है, वो खुद एक बद किरदार शख्स है, मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। वो चिल्लाते हुए बोली और यारम के दिल के मजीद टुकड़े हुए थे। वो अपने आप को बचाने के लिए उसको बद किरदार करार दे गई थी। सना बेगम ने उसके कमरे में उसको बंद कर दे बाहर से कुंडी लगाई थी और यारम के पास आई थी, जो शिकस्ता हालत में कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ा गया था। वो खुद को ढीला छोड़े बिस्तर पर बैठा, आंख से एक आंसू लकीर की सूरत बहता टूटकर जमीन पर गिरा। सना बेगम ने उसकी ये हालत देखी तो दिल में मजीद खंजर चले थे। वो उसके सामने जमीन पर बैठती, उसके बालों को संवारती, रोती हुई उसकी भीगी आंखें साफ करने लगी, जो उनका सहारा पाते उनकी गर्दन में चेहरा छुपाते बुरी तरह रो दिया। सना बेगम के आंसुओं लड़ियों की सूरत उसके बालों में जज्ब होने लगे। वो उसकी पीठ सहलाते खुद भी रोने लगी। यारम, यारम, मेरे दिल को सुकून नहीं आ रहा बेटा, मुझे बताओ क्या हुआ है, क्या देखा है बेटा तुमने? मैं मर जाऊंगी बेटा, बताओ मुझे। वो रोते हुए उसका चेहरा अपने सामने करके बोली तो वो सुर्ख चेहरे के साथ सर झुका गया। यारम ने उनके आंसू अपने अंगूठे से साफ किए और इन्हें सीने से लगाते इन्हें शुरू से लेकर आखिर तक पूरी बात बताई, जिस पर वो साफ सी उसे देखें गई। उनकी बेटी इस हद तक आगे बढ़ गई थी, इन्हें खबर तक नहीं हुई। इन्हें याद था
جب وہ اس رات کسی سے فون پر بات کر رہی تھی تو مطلب وہ وہی شخص تھا۔ ثنا بیگم نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے اپنی آنکھیں میچی تھیں۔ نہیں نہیں، وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ یارم یارم کچھ کرو بیٹا، میں نے اس کی آنکھوں میں بغاوت دیکھی ہے بیٹا، اس کا باپ مر جائے گا بیٹا، وہ اس سے منت کرتے ہوئے بولی تو وہ اپنی آنکھیں اپنی آستینوں سے پہنچتا انہیں زمین سے اٹھا کر بستر پر بٹھا گیا۔ تم اس سے نکاح کر لو یارم، ورنہ وہ باغی ہو جائے گی۔ ثنا بیگم اس کے آگے ہاتھ جوڑتے بولی تو وہ انہیں کئی لمحے دیکھے گیا۔ آنی وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، میں نہیں کر سکتا یہ، وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا تو وہ بری طرح رو دی۔ نہیں بیٹا، تم خود کہہ رہے ہو وہ ایک گھٹیا شخص ہے، میں اپنی بیٹی کو کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں نہیں دے سکتی، یہ ایک خود غرض ماں کے ہاتھ دیکھ لو بیٹا، وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تو وہ ان کے ہاتھ پکڑتے ان پر اپنا ماتھا ٹکا گیا تو وہ اسے اس کی حامی سمجھتے اس کے سر پر اپنا ماتھا ٹکا گئی، یہ جانے بغیر کہ ان کی بیٹی تو بغاوت پر اتر آئی تھی، اب ان کی ساری کوششیں بیکار تھیں۔ خاور صاحب آئے تو ثنا بیگم نے ان سے بات کرتے انہیں سمجھایا کہ ہمیں یارم اور روحا کا نکاح کر دینا چاہیے۔ وہ ان کی ایسی اچانک بات پر حیران تو ہوئے لیکن انہیں یہ بات غلط نہ لگی تھی، آج نہیں تو کل اس کو یارم کا ہی ہونا تھا، یہ تو سب جانتے تھے سوائے روحا کے، وہ تو صرف یارم کی پسندگی جانتی تھی، اپنے ماں باپ کی خواہش کا اس کو کوئی علم نہ تھا۔ ثنا بیگم نے دوپہر کو اس کے کمرے میں جاتے اسے اس سے بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ وہ اس کا اور یارم کا نکاح کر دیں گی، جس پر روحا نے بہت واویلا مچایا، لیکن ثنا بیگم کی بات پر وہ ساکت ہوئی تھی کہ اگر اس نے اس نکاح کے لیے ہاں نہ کیا تو وہ اس کے نام پر بے عزت ہونے سے پہلے خودکشی کر لے گی۔ روحا نے سر کھڑے انہیں حیرانی سے دیکھا تھا۔ اگر وہ کسی کو پسند کرتی تھی تو کیا یہ اتنا بڑا جرم ہو گیا تھا کہ اس کی اپنی ماں اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی ماں اسے گڑھے میں گرنے سے بچا رہی تھی جو اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کھودا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھی تو ثنا بیگم بھی اس کے کمرے سے نکل گئی۔ یارم ثنا بیگم سے اجازت لیتا اس کے کمرے میں آیا تھا، وہ اس سے ایک بار بات کرنا چاہتا تھا، اسے شخص کی اصلیت بتانا چاہتا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سب جان کر اسے اپنے دل سے نکال دیں، وہ اس کی تکلیف کو کم کرنا چاہتا تھا۔ اس سے مل کر نیوی ٹی شرٹ اور جینس پہنے وہ اس کے کمرے میں آیا تو وہ دوپٹہ بستر پر پھینکے خود زمین پر بستر سے سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ یارم کو تکلیف ہوئی تھی اسے ایسے دیکھ کر، وہ مصنوعی کھانس سے اپنی موجودگی سے اسے آگاہ کر گیا تھا، لیکن وہ پھر بھی ویسے ہی بیٹھی رہی۔ یارم قدم قدم چلتا اس تک آیا اور بیٹھ کے ایک کونے میں سر جھکا کر بیٹھ گیا، جبکہ وہ اس سے دور زمین پر بیٹھی تھی۔ تم شہروز سے محبت کرتی ہو؟ یارم نے کس دل سے یہ سوال کیا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ جب روحا کے جسم میں جنبش ہوئی اور وہ چہرہ موڑتے اسے دیکھنے لگی جس کی پشت اس کے سامنے تھی، جبکہ چہرہ دوسری طرف۔ ہاں، بہت محبت کرتی ہوں میں اس سے، وہ سرد اور بلند آواز میں بولتی یارم کے دل پر وار کر گئی تھی۔ یارم نے پلکیں جھپکاتے اپنی جلتی آنکھوں کو سکون دینے کی کوشش کی تھی مگر ناکام رہا۔ کیا اس نے تم سے کہا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے؟ یارم نے دوسرا سوال کیا تو روحا کے تاثرات مزید سرد ہوئے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ روحا کا سرد اور مضبوط لہجہ سنتے یارم نے اپنے دل سے سوال کیا تھا کہ اس کی محبت اتنی کمزور تھی، مجھ سے بھی زیادہ؟ بے اختیار اس کی زبان سے پھسلا تو روحا کا تنزیہ کہکا ابھرا، میں تھوکتی ہوں تمہاری محبت پر یارم سلطان۔ کیا وہ اس قدر شفاق تھی، اس قدر بے رحم اور سنگ دل؟ یارم نے چہرہ موڑتے آنکھوں میں حیران کن تاثرات لیے اسے دیکھا تو وہ صفاقی سے مسکراتی اسے دیکھتی رہی، جبکہ آنکھوں کے کونے سرخ ہوتے اس کے سارے دن رونے کی چغلی کر رہے تھے۔ وہ شخص بدلہ لے رہا ہے تم سے، وہ تم سے محبت نہیں کرتا روحا، یارم نے سر نفی میں ہلاتے اسے سچ سے آگاہ کرتے بولا تو روحا کے تاثرات پتھریلے ہوئے۔ وہ ہر دوسرے دن کسی لڑکی کے ساتھ گھومتا ہے، نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ اس نے بدلحاظی کی ہے، کتنی بار اسے یونی سے ریسٹرکٹ کیا گیا ہے صرف اسی کمپلین پر۔ اس کی نظریں، اس کی نیت ہر لڑکی پر خراب ہے، میں تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں اسے، وہ اسے پوری بات سے آگاہ کرتے ہوئے بے بسی سے بولا تو وہ فوراً سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوتے اس کے پاس آتی اس سے 2 قدم دوری پر رکی۔
तुम इतने घटिया होगे मैंने सोचा भी नहीं था। अपनी 2 टके की मोहब्बत को सच साबित करने के लिए तुम उस पर इल्जाम लगा रहे हो यारम। वो गुस्से से गुर्राई। उसके सामने आते तो वो गिंग जुबान लिए उसे देखे गया। तुम्हारे पास कुछ नहीं है सिवाय इस खूबसूरत शक्ल के। तुम्हें क्या लगता है एक हसीन जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती काफ़ी होती है? अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसा चाहिए होता है यारम सुल्तान, जो तुम्हारे पास नहीं है। यहाँ तक कि तुम खाते भी मेरे घर का हो। पहले जाओ पैसा कमाओ, फिर रोहा खाबर को दिल लेना। वो उसके नफ़स से देखते बोलती उसके दिल के 100 हिस्से कर गई थी। बस शक्ल से ही हसीन हो तुम, वरना तुम में कुछ ऐसा खास नहीं कि कोई लड़की तुम पर अपना दिल हार दे। अब सिर्फ खूबसूरत शक्लों पर तो गुजारा होने से रहा यारम। वो तंसिया कहते सीने पर हाथ बांध गई थी, जबकि यारम को आसपास ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई थी। तुम उससे मोहब्बत करती हो या उसके पैसे से? यारम ने हैरत और अफसोस से कहा था। आंखों के गोशे नम हुए थे उसके सफाक लफ्जों को सुनते। मोहब्बत से पेट नहीं भरता यारम, पैसा जिंदगी के लिए सब कुछ होता है। वो अपनी असलियत का पर्दा उसके सामने से हटा गई थी कि यारम हैरत ज़दा सा रह गया था। रोहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं सारी जिंदगी इतना कमाऊंगा कि तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, तुम कभी बेबस महसूस नहीं करोगी। मैं वादा करता हूँ तुमसे। लेकिन शहरोज से ताल्लुक खत्म कर दो। मैं कसम खाकर कहता हूँ वो लड़का अच्छा इंसान नहीं है। वो सिर्फ मुझसे बदला ले रहा है, क्योंकि जब भी वो रिस्ट्रिक्ट हुआ है उसके पीछे हमेशा कहीं ना कहीं मैं था। वो सिर्फ इस बात का बदला ले रहा है। मैंने देखा है उसकी आंखों में उसकी नीयत ठीक नहीं है। यारम लहजे में बेबसी लिए उसे हर हकीकत से आशना कर गया था, जिस पर वो गुमसुम सी खड़ी बस उसकी बातें सुन रही थी। रोहा ने उसकी बातों पर कोई तासुर ना दिया। वो खामोश नजरों से उसे देखे गई तो यारम भी उसका मासूम चेहरा देखने लगा, लेकिन उसके पीछे छुपी सफाकी अब उससे छुपी नहीं थी। ठीक है, तुम मेरी हर ख्वाहिश पूरी करोगे तो देखते हैं तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए। वो अचानक हल्का सा मुस्कुराकर बोली तो यारम ने हैरत से उसे देखा। उसका लहजा, उसके तासरात अचानक बदल गए थे। वो खामोशी से उसे देखते रहा, लेकिन वो अब कुछ ना बोली। तो यारम ने सर अस्पात में हिलाया। तुम सच कह रही हो ना? तुम मुझे मौका दोगी ना? यारम ने दिल में छुपे खदशे को उस पर आश्कार किया तो वो मुस्कुराई। हाँ, मैं सच कह रही हूँ। तुम मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ और मैं तुम्हारी। वो उसके हाथ पर हाथ रखते बोली तो यारम की नजरें उसके हाथ पर टिकी। वो हल्का सा मुस्कुराया और सर अस्पात में हिलाया। यारम सुल्तान उसकी मकरूह मुस्कुराहट से इस बार भी बच नहीं सका था। वो नहीं जानता था जो बगावत उसकी आंखों में थी अब वो उससे गुजर कर दिखाएगी। हाल वो तैयार होकर पहले ही जा चुका था। हानम वॉशरूम से बाहर निकली तो खाली कमरा उसका मुंह चिढ़ा रहा था। वो उदासी से ज़ावियार को सोचते आईने के सामने खड़ी हुई थी। खुद को आईने में देखा था। कल का दिन उसके लिए मुश्किल तरीन दिन था। वो डरती रही, घबराती रही, लेकिन ज़ावियार की मोहब्बत पर यकीन न कर सकी। शायद वो उसके लफ्ज़ों को सिर्फ अल्फाजों में ही ढालकर सोच रही थी, उसके एहसासात को नहीं समझा था, तभी तो उस पर भरोसा नहीं कर सकी थी। फालसा रंग का ट्राउजर और लॉन्ग शर्ट जिस पर खूबसूरती से काम हुआ था, आंखों में काजल के डोरे डालते, गालों पर गुलाबी रंग चढ़ाते, उसने होठों पर डार्क पिंक से रंग की लिपस्टिक लगाते खुद को देखा। उदास चेहरे पर सब कुछ था, सिर्फ उसकी मोहब्बत का रंग नहीं था। कानों में भारी खूबसूरत इयररिंग्स पहनते उसने सर पर अच्छी तरह दुपट्टा ओढ़ा था। हाथों में चूड़ियां डालते उसने खुद को एक नजर देखा। बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह सजी थी वो। अकेले जाने में अजीब सा लग रहा था। वो हाथ मरोड़ती वहां खड़ी यही सोच रही थी जब उसका दरवाजा किसी ने खटखटाया। वो हड़बड़ाई और सर पर दुपट्टा अच्छी तरह दुरुस्त करते इजाजत दी तो अलमीर और ज़ियान मुस्कुराते हुए अंदर आए। हेलो भाभी। ज़ियान खुशी खुशी उसके करीब आया और आंखें फाड़े उसे देखा, जो बेइंतहा प्यारी लग रही थी। प्रीटी हानम, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। लॉटरी लग गई उस खड़ूस जिन की तो यार। कहाँ टकरा गई उससे ये परी भाई। अलमीर सोफे पर बैठे हैरान होते बोला तो हानम झीम कर मुस्कुराती सर झुका गई। चले चले भाभी, हम दोनों को आपको लेने आए हैं। सब आपका नीचे वेट कर रहे हैं, आ जाएं। ज़ियान उसके करीब आते बोला तो अलमीर भी हामी भरते फौरन खड़ा हुआ तो वो इन दोनों को नम आंखों से देखे गई। वो जानती थी अलमीर और ज़ियान जानकर उसे खुद लेने आए हैं, क्योंकि
उनका भाई तो उसे यूं ही छोड़कर चला गया था और अकेले वो कैसे नीचे जाती। उसकी नम आंखें देख ज़ियान परेशानी से अलमीर को देखने लगा तो अलमीर ने आंखें झिपकाते हानम को तसल्ली दी। तुम हमारी भाभी हो, ऐसा प्रोटोकॉल किसी भाभी को मिला होगा। तुम्हें 2 शहजादे लेने आए हैं और अपने साथ लेकर चलेंगे। दफा करो उस जिन को, चलो। अलमीर ने नरमी से कहा तो वो नम आंखों से ही हंसती मुस्कुराते सर हिला गई तो ज़ियान भी मुस्कुराया। भाभी, कल से यहाँ जैद भी आ जाएगा। आपको पता है मैं इतना बोर हो जाया करता था, शुक्र है कोई तो होगा। ज़ियान ने उसके साथ चलते हुए कहा, जबकि हानम की दूसरी तरफ मीर था। अबे गधे, तुझसे 6-7 साल छोटा है वो बच्चा। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे वो तुझे इंटरटेन करने आ रहा है। अलमीर ने उसके सर पर एक चिप लगाते हुए कहा तो वो रोती सूरत बनाते हानम को देखने लगा, जो मुंह पर हाथ रखते उनकी बातों पर खिलखिलाती हुई नीचे आ रही थी। जावियार, जो दादो और वजाहत साहब के साथ डाइनिंग पर बैठा हर चीज से बेनियाज संजीदगी से फोन यूज कर रहा था, जबकि वो सब वहां सिर्फ हानम का ही वेट कर रहे थे। जब जावियार अकेला रूम से बाहर आया तो दादो ने उसे बहुत बातें सुनाई और कहा कि वो हानम के साथ ही आए, लेकिन वो तो ठहरा हर चीज से सदा का बेनियाज। खामोशी से बैठा रहा, कुछ न बोला। तो अलमीर और ज़ियान खुद उठकर ऊपर की तरफ बढ़ गए। सब इस वक्त उसकी खामोशी नोटिस कर रहे थे, जबकि वजाहत साहब इस वक्त गुस्सा भरी निगाहों से जावियार को देख रहे थे, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कितना समझाया था इन्होंने उसे कल, और आज बिल्कुल वो ऐसे हो गया था जैसे ना कुछ देखा हो ना सुना हो। जावियार की गैर इरादी तौर पर नजर सामने उठी, जहां वो मुस्कुराती खिलखिलाती हुई इन दोनों के बीच चलती हुई आ रही थी। नजरें उसके वजूद पर थम सी गई थीं। वो लगी इस कदर हसीन रही थी कि जावियार चाहकर भी जाविया बदल ना सका। वो डाइनिंग तक आई तो सबसे पहले वजाहत साहब को आकर सलाम किया तो उन्होंने मुस्कुराते अपनी जगह से खड़े होते उसके सर पर हाथ रखा और उसे ढेर सारी दुआएं दी। उसके बाद उसने दादी से सलाम किया तो वो उसका माथा चूमती उसे गले से लगा गई, जबकि जावियार खामोशी से उसे देख रहा था, जो बेतहाशा हसीन लग रही थी। दिल हुमक हुमक कर उसके पास जाने को कर रहा था, उसे सीने से लगाने को कर रहा था, उसके रेशमी बालों की नरमाहट को महसूस करने को कर रहा था, लेकिन उसे वो इतनी जल्दी माफ करने का इरादा नहीं रखता था। दादो के बराबर में अलमीर बैठा था तो ज़ियान हानम का बाजू घसीट कर उसे अपने साथ लाया और अलमीर के बराबर वाली चेयर घसीटी तो जावियार ने माथे पर बल डाले। असुलन उसे जावियार के बराबर में आके बैठना चाहिए था। जावियार ने ज़ियान को खूनख्वार नजरों से घूरा था। भाभी आई थी या कोई हीरोइन जिसके आगे पीछे वो दोनों घूम रहे थे, उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। जावियार की नजरें खुद पर महसूस करते हानम ने झुकी नजरें उठाकर एक नजर उसे देखा तो उसे यूं खुद को घूरते पाकर वो दिल ही दिल में मुस्कुराई, और ज़ियान ने जिस चेयर पर उसे बैठने को कहा वो मुस्कुराती वहां बैठ गई तो हानम के बिल्कुल बराबर में ज़ियान अपनी चेयर घसीटते बैठ गया, जबकि दूसरी तरफ जावियार अकेला इन तीनों को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। बीवी उसकी थी, कब्जा वो दोनों जमा रहे थे। अलमीर ने उसके सामने जूस का गिलास रखा और ज़ियान उसके लिए प्लेट तैयार करने लगा तो हानम इन दोनों की इतनी मोहब्बत देखते बस मुस्कुराई जा रही थी, जबकि वहां बैठे हर शख्स ने जावियार को ऐसे इग्नोर किया था जैसे थोड़ी देर पहले वो सबकी बातों को इग्नोर कर रहा था। जावियार ने एक ही सांस में जूस का गिलास खत्म करते जोर से इस गिलास को टेबल पर रखा तो सबने चौंकते उसे देखा, जो हानम को ऐसे घूर रहा था जैसे उसे अभी चबा जाएगा। हानम ने एक नजर पलटकर अलमीर को देखा और दूसरी ज़ियान को, जो जावियार को ऐसे देख रहे थे कि हाथ तो लगाकर दिखाए उनकी भाभी को, उसके बाद वो उसे बताएंगे कि वो उसके ही भाई हैं। हानम कंधे उचकाती रिलैक्स होकर बैठती नाश्ते में मगन हो गई थी। ऐसे भी उसे खाते वक्त कोई डिस्टर्ब करता था तो वो उसे जहर से भी बुरा लगता था, फिर चाहे वो कोई भी हो। वो बिल्कुल नजरअंदाज करते खाने में मसरूफ हुई तो बाकी सब भी आपस में मसरूफ हो गए, जबकि जावियार तो इन सब के लिए एक्शन देखकर जलकर ही रह गया था।
खानम जावियार सिकंदर, तुम्हें मैं बख्शूंगा नहीं, कमरे में मिलो तुम मुझे। वो दांत पीसकर मुंह ही मुंह में बोलता वहां से उठता कमरे में चला गया था, जबकि उसके जाने का किसी ने भी नोटिस नहीं लिया था। सब हानम की खिदमत में जो लगे थे, जबकि हानम दिल ही दिल में मुस्कुराती उसके जलने पर सर झटक कर रह गई थी। वो शावर लेकर सुबह सुबह बाहर निकली और बालों को तौलिए से साफ करते एक नजर उसे देखा, जो ग्लास वॉल से बाहर स्विमिंग पूल की साइड पर खड़ा किसी से फोन पर बात कर रहा था। डार्क ब्लू कुर्ता पाजामा, चौड़े शाने और खुले मसल्स अपनी झलकियां दिखला रहे थे, जबकि उसकी पुश्त पर अर्शिया की तरफ थी। वो गर्दन अकड़ाकर उसे नजर भर कर देखना चाहती थी, लेकिन वो मुड़ ही नहीं रहा था। अर्शिया के माथे पर बल पड़े। वो मुंह आईने की तरफ करती बेदिली से अपने बाल साफ करते तौलिया बिस्तर पर फेंक गई और फिर एक नजर मुड़कर उसे देखा, जो अभी तक वैसे ही खड़ा था। उसे अब गुस्सा आने लगा था। वो कमरे में थी तो वो क्यों दूसरे लोगों पर करम नवाजी कर रहा था? उसे ये नजरअंदाजी सुलगा रही थी। खुद को एक नजर आईने में देखा, जो पर्पल खुली शर्ट और व्हाइट ट्राउजर में धुले मुंह के साथ खिली खिली लग रही थी, लेकिन मुंह के जाविये बिगड़े हुए थे। यारम फोन रखते अंदर की तरफ आया तो उसे ऐसे देखते थमा। बालों से टपकता पानी उसकी पुश्त को भिगो रहा था। दमकती रंगत, साफ शिफाफ चेहरा और मेहंदी से सजे हाथ। वो कोई नाजुक परी लग रही थी। इस वक्त यारम को आईने में से ही एक नजर देखा तो उसे यूं खुद को तकता पाकर एक सुकून की लहर अंदर तक उतरी। उसे नजरअंदाज करते अब वो सुकून से अपनी तरफ मुतवज्जो हुई थी। फेस क्रीम निकालते अच्छे से अपने चेहरे पर लगाते उसने उसे देखा, जो अब उसे नजरअंदाज करता लैपटॉप निकालता सोफे पर बैठा और अपने मेल्स चेक करने लगा। तो अर्शिया के माथे पर फिर बल पड़े। वो उसे फिर नजरअंदाज कर रहा था। वो कुर्सी से उठते उसके करीब गई और सीने पर हाथ बांधते उसे देखने लगी, जो कॉफी का कप होंठों से लगाए अपने काम में महव था। उसके सफेद पैरों को देख लिया था, जिन पर मेहंदी सजी थी। सफेद रेशम से कालीन पर वो बेइंतहा प्यारे लगे थे कि यारम ने आंखें बंद करते गहरी सांस भरते खुद पर काबू किया था। अर्शिया ने गुस्से में उसके लैपटॉप पर हाथ मारते उसे एकदम बंद किया तो यारम के माथे पर बल पड़े। उसने सर उठाकर संजीदगी से उसे देखा, जो गुस्से से उसी को देख रही थी। क्या हरकत है ये? काम कर रहा था मैं, यारम ने संजीदगी से पूछा तो वो उसे घूरने लगी। जब मैं कमरे में होती हूँ तभी आपको सारे काम याद आते हैं, मुझे नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? वो लफ्जों को चबा चबा कर बोली तो यारम ने एक अबरू उठाते उसे देखा। मैं तुम्हें नोटिस कब करता हूँ जो नजरअंदाज करूंगा? यारम ने फिर संजीदगी से कहा तो अर्शिया ने एक अबरू उठाई और तंजिया हंसी। यारम सुल्तान, बस यहीं खामोश हो जाए, कहीं ऐसा ना हो मात खा जाए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा आपका शर्मिंदा चेहरा। वो उसकी गोद में बैठती अपनी जगह तसल्ली से बनाते उसके कंधे पर अपना सर रख गई थी कि यारम ने हैरानी से उसे देखा था। वो तो सांस रोके उसे देख रहा था, जो उसके सीने से लगी थी बिल्कुल, जबकि उसकी बात पर गौर करते यारम के माथे पर बल पड़े थे तो उसने झटके से उसके हाथ अपनी गर्दन से खोलकर खुद से दूर किए। ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है, तुम में ऐसा क्या है जो मैं तुम्हें ही निहारता रहूंगा? वो माथे पर बल डाले बोला तो अर्शिया गहरा मुस्कुराई और फिर उसके गले का हार बन गई। यारम ने गहरी सांस अपने अंदर खींची, लेकिन छोड़ी नहीं। वो नहीं जानती थी कि वो इस वक्त किस कदर यारम पर इफेक्ट कर रही थी कि उसकी धड़कनें काबू करने से भी काबू नहीं आ रही थी। यारम का सुर्ख और बेतासुर चेहरा देखते वो लबदबा गई। वो इस वक्त कोई छोटा बच्चा लग रहा था, जिसे समझ न आ रहा हो वो क्या करे या क्या रद्द अमल दे।
अर्शिया ने उसकी घनी बियर्ड में हाथ फेरा और उसके गालों पर अपना अंगूठा इस मुकाम पर रखा जहां वो हंसा था तो गढ़े पड़ते थे। उसके बेपनाह हुस्न को इतने करीब से देख यारम की आंखों में खुमार की सुर्खी दौड़ने लगी थी। ये वार पृथ्वियां जान लेने पर तुली थी। आपके पास मुझे निहारने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है मिस्टर यारम। अगर किसी और को आपने नजर भर कर देखा भी तो मैं इस लड़की की जान इतनी बेदर्दी से लूंगी कि आप पनाह मांगेंगे मेरी मोहब्बत और मेरे जुनून से। वो उसके गालों पर लप रखते हुए बोली तो यारम साख्त हुआ था। मैं आपकी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हूँ। मैं सोच भी नहीं सकती कि यारम सुल्तान मेरे अलावा किसी को देखेगा भी। मोहब्बत तो बहुत दूर की बात है, मेरे दिल में आग जल उठती है ये सोचकर भी। इसलिए सिर्फ मुझे निहारें, आपकी बीवी में कोई कमी नहीं है कि आप उसे नजरअंदाज करें। अर्शिया उसके गालों पर लब रखे धीमे लहजे में बोली कि उसके हिलते लब यारम को बखूबी महसूस हो रहे थे। उसके हाथ खुद ब खुद अर्शिया की पुष्ट पर गए थे। वो उसे महसूस करते उस जहां में कहाँ था अब, लेकिन उसके लफ्ज उसे होश में लाए थे और आज पहली बार अपनी बीवी की मदहोश और हसीन कुर्बत में उसे उस लड़की की याद आई थी जिसे उसने कभी मोहब्बत की थी। अचानक यारम का दम घुटने लगा था। उसकी कैफियत अजीब हुई थी। अर्शिया की पुश्त को छोड़ते वो उसके हाथ खोल गया था जो उसने उसके गले से बांध रखे थे। अर्शिया ने चौंक कर उसे देखा जो संजीदा से नजरें इधर उधर फेरे अजीब बर्ताव कर रहा था। वो उसके हाथ खुद से दूर कर गया था। अर्शिया के दिल में चुभन हुई थी। वो उसे खुद से दूर कर गया था और ये इस अना की मारी से कहां बर्दाश्त होना था। हटो, मुझे काम है जरूरी। यारम की संजीदा सर्द आवाज पर अर्शिया की आंख में अचानक आंसू आए। वो उसका बाजू पकड़ते उसे खुद पर से हटाता उठ खड़ा हुआ था और अपने कुर्ते के शल सीधे करते वो कमरे से निकलता चला गया था। जबकि अर्शिया को लगा था वो उसे झटक कर चला गया हो, उसे खुद से कोसों दूर कर गया हो, उसे बेइज्जत कर गया हो। आंख से आंसू टूट कर गिरा था जिसे उसने बेदर्दी से चेहरे से रगड़ा था। वो जाने अनजाने में अपने अमल से उसका दिल तोड़ गया था जिसका वो नाजुक लड़की कैसा रोग लगाने वाली थी। उसे सोचकर यकीनन यारम को पछतावा होने वाला था।